नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी अंबुजा। सरकारी हाई स्कूल उयंबली, कनकपुरा तहसील, रामनगर जिला से आई हूं। अभी हम लोगों ने सेतुबंध कार्यक्रम में बहुत सारे विषयों को जानकारी प्राप्त कर ली है। अच्छा, आज हम कहानी के बारे में जानेंगे। अच्छा, इससे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक किताब और कलम लेकर बैठिए और मैं जो भी कहते जाती हूँ लिखते रहिए। अच्छा, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक घना जंगल था। जंगल में बहुत सारे पशु पक्षियां थी। हमारी कहानी के नायिका कौन है पता है आपको? हाँ, देखिए, एक 4 गायें हैं। इनके नाम है गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी। इतनी अच्छी सहेलियां थी। वो हमेशा एक साथ खाती थी, सोती थी और चरती भी थी। वो तो देखने में बहुत तंदुरुस्त थी। और उसी जंगल में एक शेर भी था। शेर देखिए कैसा है, शेर जंगल का राजा है ना। शेर भी था। शेर क्या खाता है? जो सस्याहारी प्राणी है उन्हें खाता है। शेर ने क्या देखा? इन सभी सहेलियों को देखा। ये सहेलियों को देखकर उसके मुंह में पानी आने लगा। क्यों? उसे मैं खाऊंगा, एक एक करके खा लूंगा तो बहुत दिनों तक मेरा भूख शांत हो जाएगा। ये तो इतनी अच्छी कट्टी है ना। हाँ, मगर एक दिन उसने क्या किया? इन 4 गायों पर आक्रमण किया और 4 गायों ने मिलकर क्या किया? हाँ, उन्हें भगा दिया। और उसके बाद क्या हुआ? एक छोटी सी विषय पर उन 4 सहेलियों में झगड़ा हो गया। तो क्या हुआ? झगड़े की वजह से 4 के मन मुटाव हो गया। तो उन्होंने क्या किया? एक एक करके वे अलग हो गए। क्या हो गए? एक एक करके अलग हो गए। हाँ, रूठ गए, एक दूसरे से रूठ गए और निकल गए ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಏನಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವರು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರದಿಂದ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸಿರೋ 4 ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗೋದ್ರು। ಇದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು? शेर बहुत खुश हुआ। क्यों? अभी 4 गाय एक साथ नहीं है ना, तो इतना खुश हुआ। उसके लिए खाने के लिए भोजन आराम से मिल सकता है ना। हाँ, तो उसने दहाड़ लगाई ಅಂತ ಖುಷಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತು? ಒಂದೇ ಹಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತು। एक एक गाय के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया। किसने? शेर ने आक्रमण किया। उसके बाद क्या हुआ? एक एक करके सभी 4 सहेलियों को शेर ने खा लिया। ये अच्छा हुआ या बुरा? बच्चों सोचो, ये तो बुरा हुआ ना। हाँ, इसलिए हम लोगों को क्या नहीं करना चाहिए? आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। जब तक वे 4 गायें आपस में मिले जुले थे तब तक शेर भी उसे खा नहीं सका। जब वे झगड़ा करके दूर हो गए तो आराम से शेर ने एक के बाद एक 4 गायों को खा लिया। ये तो बहुत बुरा बात है। इसलिए हम लोगों को ये देखना जरूरी है कि आपस में मिलजुल कर रहना है। तो क्या है बच्चों? एकता में बल है। जब तक हम एक रहेंगे तब तक हमें कोई भी नहीं हरा सकता है। अगर हम दूर हो जाएंगे तो हमें आराम से कोई भी क्या कर सकता है? हरा सकता है। तो ठीक बात है। देखो, जो कहानी मैंने अभी आप लोगों को सुनाई उसी को जल्दी से पढ़ लीजिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आपस की लड़ाई में शत्रु को लाभ होता है, अतः हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। आप लोगों को समझ में आ गया कि एकता में बल है। कभी भी हमें क्या नहीं करना चाहिए? झगड़ना नहीं चाहिए। जब तक हम मिलजुल के रहेंगे तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता है। अच्छा, इस कहानी से हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है, झगड़ा मत करना है, हमेशा मिलजुल कर रहना है। ये कहानी कैसे लगी? देखिए, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी की लड़ाई का लाभ किसे हुआ? शेर को हुआ। इस तरह हम लोगों को नहीं करना चाहिए।
तो अब हम आगे जाएंगे। आज कहानी लिखने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? कहानी के लिए हमें क्या होनी चाहिए? चित्र या संकेत के द्वारा शिक्षा के आधार पर हम लिख सकते हैं। कहानी लिखने के लिए पहले हम लोगों को क्या चाहिए? रूपरेखा होनी चाहिए। उसके बाद घटना को आपको लिखते जाना चाहिए। कहानी आकर्षक होनी चाहिए और इसके बाद क्या होता है? प्रभावशाली होनी चाहिए। सुनते ही हाँ आगे क्या है, आगे क्या है, ऐसे होनी चाहिए। और उसके बाद क्या होती है? क्रमानुसार एक के बाद एक आना चाहिए। उससे क्या शिक्षा मिलती है, नीति क्या है, ये तो अत्यंत आवश्यक बात है। इसके बिना हम कहानी की कोई कदर ही नहीं रख सकते। अच्छा बच्चों, आगे जाएंगे हम कविता वाचन। हाँ हाँ, कितना अच्छा है। कविता का नाम क्या है? शिक्षा। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, रघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। शिशु ने दुनिया में आकर कितने ही चक्कर काकर चंगों ने चढ़ना सीखा, और छेद कर अपना मुरली में गाना सीखा। मिट मिट कर वारिदरों ने पानी बरसाना सीखा, तरो गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा। अच्छा बच्चों, कितना अच्छा है ना। कवि गोपाल शरण सिंह जी कहते हैं कि हम लोगों को अपने आप सीखना चाहिए। शिक्षा सभी से मिलती है, मगर जो अनुभव के द्वारा हम सीखते हैं वो बहुत दिनों तक रहती है। कैसे लगा ये कविता? आपने क्या देखा? एक पक्षी को रोते हुए देखा या हंसते हुए देखा। रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा। जब छोटा रहता है ना, देखो देखो बच्चा जो है वो हंस रहा है, वहां देखिए गिर गिर कर चलना सीखा। छोटा बच्चा है ना, या गिर गिर कर चलना सीखा, उठकर नहीं गिर गिर कर चलना सीखा। कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा। चंग क्या है? कितने ही चक्कर खाकर, चक्कर करने का मतलब सुत्ती 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 मेल मत होगತ್ತೆ यारू ಗಾಳಿಪಟ। चंगों ने चढ़ना सीखा, हाँ, और छेद कर अपना मुरली में गाना सीखा। मुरली कौन है? कृष्ण कन्हैया। जो कृष्ण कन्हैया है ना, उनके हाथों में क्या रहती है? मुरली, बांसुरी। मुरली या बांसुरी, उसे ऐसे रखते हैं ना कृष्ण कन्हैया। हाँ, मुरली में गाना सीखा। देखिए, और छेद कर अपने शरीर को ही वो छेद कर, इसका मतलब है ಕೊಳಲನ್ನು ನೋಡಿದಿವಲ್ಲ, ಕೊಳಲನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೂತುಗಳಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿದಿರ ರಂಧ್ರಗಳು, हाँ वही है। छेद कर अपना मुरली में गाना सीखा। मिठ मिठ कर वारिदरों ने, वारिदर का मतलब कौन है? मेघ, बादल। बादल जब आपस में टकराते हैं तभी वर्षा होती है और पानी नीचे आती है। वही मिठ मिठ कर वारिदरों ने पानी बरसाना सीखा, और तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा। तरु गिरिवर मतलब है पहाड़ों से नीचे उतरते, ऊपर से नीचे उतरते हुए वे क्या करते हैं? नीचे आते हैं, जमीन पे आते हैं और नदी बहने लगती है। तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा। आप लोगों को कैसे लगा बताइए ना। हाँ, बहुत अच्छा है ना। हाँ, स्वयं काम करके सीखिए। अच्छे बच्चों, आपने इसे देखा है क्या? ये क्या है? लैंड लेटर है। और क्या है? आजकल का हम लोग मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं बातचीत करने के लिए। तो आज हम किस विचार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे? पत्र लेखन। पहली है व्यावहारिक और दूसरी है पारिवारिक। व्यावहारिक पत्र का मतलब क्या है? किसी भी ऑफिस को या पाठशाला में जो अध्यापक रहता है ना, कक्षा अध्यापक हो या प्रधान अध्यापक हो, उन्हें लिखते हैं ना हम पत्र, उसे हम क्या कहते हैं? व्यावहारिक पत्र। केबी को या किसी भी
सरकारी दफ्तर को जो कोई भी हम पत्र भेजते हैं उसे हम व्यावहारिक पत्र के अंतर्गत लेते हैं। तो पारिवारिक पत्र कौन सी है? जैसे हमारी माता है, पिता है, हमारे मित्र, बहन, भाई, उन लोगों को जो भी हम पत्र लिखते हैं उसे हम कौन सी पत्र कहते हैं? पारिवारिक पत्र। तो व्यावहारिक पत्र के अंतर्गत आमतौर पे कक्षा में जो पत्र लिखते हैं वो है छुट्टी पत्र। आप लोग विद्यार्थी लोग आप अपने अध्यापक को लिखते हैं ना, कौन सा पत्र? छुट्टी पत्र। अस्वस्थता के कारण, अस्वस्थता का मतलब क्या है? हुशारिल्ला। अस्वस्थता के कारण बताते हुए अपने अध्यापक को पत्र लिखिए। भाई अथवा बहन की शादी का कारण देते हुए पत्र। गांव जाने के लिए आप अपने दादा दादी नाना या नानी के घर जाते हैं ना, गांव जाने के लिए छुट्टी देने की प्रार्थना। इन पत्रों को हम क्या कहते हैं? व्यावहारिक पत्र। तो उसकी नमूना हम देखेंगे। पहले होगा प्रेक्षक। प्रेक्षक का मतलब है पत्र लिखने वाला कौन है? आप पहले अपना नाम लिखिए, उसके बाद आपकी पाठशाला के नाम लिखिए और इसके बाद क्या लिखना है? हाँ, सेवा में। सेवा का मतलब है आप जिसे दे रहे हैं ना उनका नाम। सेवा में प्रधान अध्यापक या प्राचार्य जी। आपकी स्कूल का नाम लिखना है, यहाँ पे है। पहले हमने लिखा आबाका सरकारी विद्यालय मागड़ी। सेवा में प्रधान अध्यापक या प्राचार्य सरकारी विद्यालय मागड़ी। उसके बाद आता है संबोधन। क्या संबोधन करेंगे? हाँ, आदरणीय महोदय। उसके बाद आती है विषय। छुट्टी के लिए ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಹಂತಗಳಿದಾವೆ, ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳು. ಯಾವುದು? ಯಾರು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀತಾರೋ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾರಿಗೆ ಬರಿತಾ ಇದೀವೋ ಅದು ಸೇವಾಮೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಾಮೆ ಯಾರಿಗೆ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ? ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾನ್ಯರೇ, अधात्म बरते विषय। विषय में क्या होता है? छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। और उसके बाद आती है क्या लिखना है? उपर्युक्त विषयानुसार मैं पाठशाला नहीं आ सकूंगा, कब से कब तक। और इसके बाद क्या आती है? कारण। कारण बताना है हम लोगों को। कैसे कारण बताएंगे? बहुत सारे हमने देखा ना, शादी के लिए, गांव जाने के लिए, अस्वस्थता के कारण। इसी तरह मेरे भाई और बहन के शादी में शामिल होना है, इसलिए मैं कक्षा नहीं आ सकती। इसलिए दिनांक, आज का तारीख है, वहां से 3 दिन तक आप कृपा करके मुझे छुट्टी मंजूर कीजिए। उसके बाद आती है स धन्यवाद। धन्यवाद के साथ आज्ञाकारी छात्र या छात्रा या विद्यार्थी या विद्यार्थिनी। वहां पे आपको क्या लिखना है? आपका नाम लिखना है। उस तरफ क्या लिखना है? अभिभावक का हस्ताक्षर का मतलब है अपने माता या पिता का हस्ताक्षर वहां पे लिखकर अपनी कक्षा के अध्यापक या मुख्योपाध्याय या प्रधानाचार्य जो है उनके हाथ में देना है। ये हुआ छुट्टी पत्र की रूपरेखा। अच्छा बच्चों, अभी हमने व्यावहारिक पत्र के बारे में देखा, अभी हम देखेंगे पारिवारिक पत्र के बारे में। अच्छा, तो पारिवारिक पत्र किसे लिखते हैं? अपनी भाई बहन, माता पिता या अपनी सहेलियों को लिखते हैं। तो यहाँ पे कुछ कारण है, किसे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। क्या है? प्रवास जाने के लिए रुपये बेचने का अनुरोध करते हुए अपने पिताजी के नाम पत्र लिखे। आप पाठशाला में प्रवास जाते हैं ना? हाँ, प्रवास जाने के लिए पैसे चाहिए, तो पैसा किससे मिलती है हमें? पिताजी से। पिताजी के नाम पे पत्र लिख रहे हैं। और एक विषय है, क्या है? किताबें खरीदने के लिए। आपको पढ़ने के लिए किताबें चाहिए ना? हाँ, किताबें पढ़ने के लिए क्या चाहिए आपको? रुपया चाहिए। रुपये बेचने का अनुरोध करते हुए अपने पिताजी के नाम पत्र। एक है प्रवास जाने के लिए और दूसरा है किताब लेने के लिए आपको पैसे चाहिए। ये दोनों देने वाले कौन है? पिताजी। पिताजी के नाम पत्र लिखते हैं। तो पत्र किस तरह लिखी जाती है देखेंगे। अच्छा, पहला हुआ दिनांक और इसके बाद स्थल। कहा आप कहाँ है? ऐसे समझिए आप बेंगलुरु में हैं और आपके पिताजी जो है मैसूर में है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? जहां पर आप रहते हैं ना
वहां का उस शहर का नाम लिखे। आप सोचिए आप बेंगलोर में है तो आप लिखिए बेंगलुरु, और उसके बाद उस तरफ आती है संबोधन, पूज्य पिताजी। उसके बाद क्या कहेंगे? सादर प्रणाम, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। हम तो उनके सामने नहीं है मगर क्या करते हैं, पत्र लिख रहे हैं ना, तो हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। उसके बाद क्या आती है? विषय। हम क्या कहते हैं? मैं यहाँ पे कुशल हूँ, मैं समझता हूँ आप भी वहां पे कुशल होंगे, है ना। विषय का विवरण, हाँ मैं अपना पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहा हूँ। और उसके बाद क्या है? प्रवास जाना है मुझे, प्रवास जाने के लिए क्या देना है? पैसे देना है। आप कृपा करके पैसे भेजिए, इस तरह हम बता सकते हैं। नहीं तो इसमें ऐसे भी कह सकते हैं कि पुस्तक खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, कृपा करके पैसे। किस तरह? मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर पुराने जमाने में होता था, आजकल तो गूगल पे, फोन पे वगैरह है ना, नहीं तो अकाउंट में भेज सकते हैं। तो पत्र है, पत्र में हम लिख रहे हैं कि आप कृपा करके मुझे पैसा भेजिए, रुपया भेजिए। आप बाद में हम कहेंगे धन्यवाद, माताजी को मेरा प्यार, और बहन जो है उसको भी मेरा प्यार दे दीजिए, ऐसे हम कहेंगे। और उसके बाद आता है आपका प्रिय पुत्र या पुत्री, और उसके बाद क्या आता है? आपका नाम लिखना होगा। इस तरफ आपने अपना नाम लिखा है ना, और उसके बाद क्या आता है? किसे हम पत्र भेजते हैं उनका पता लिखना है। जैसे मैंने कहा आप ऐसे समझिए कि आपके पिताजी जो है मैसूर में है, मेरे पिताजी का नाम है रामू, मैं लिखूंगी रामू, और उसके बाद आपकी पता वहां की, आपके पिताजी की जो पता है ना वहां पे लिखना होगा रामू, और डोर नंबर लिखना होगा, और कौन सा नगर में वे रहते हैं उसका नाम लिखना होगा, बाद में कौन सी शहर है वो भी लिखना होगा, मैसूर। इस तरह होती है एक पारिवारिक पत्र की रूपरेखा। समझ में आया बच्चों? हाँ, पारिवारिक पत्र हम किसे लिखते हैं? अपने माता पिता, भाई बहन, और हमारे जो मित्र रहते हैं उन्हें हम, और सगे संबंधी जो है उन लोगों को लिखने वाले पत्रों को हम क्या कहते हैं? पारिवारिक पत्र कहते हैं। आप लोगों को लिखना आ गया ना, पत्र कैसे लिखते हैं? अच्छा बच्चों, अब पत्र लिखना तो आपको आ गया, कहानी लिखना भी आपको आ गया, और कविता लिखना भी आपको आ गया है, ऐसे मैं समझती हूँ। हाँ, आगे हम क्या करेंगे? हाँ अच्छा, अभी हमने देखा है ये जो चित्र है, यहाँ पे आपके लिए मैं 4 चित्र रखी हूँ। पहले हमने क्या देखा? कहानी। दूसरा हमने क्या देखा? हाँ बताओ सुनो। हाँ, कविता। ये 4 चित्र जो है उसके आधार पर आपको क्या लिखना होगा? कहानी। आपकी मर्जी है, इन 4 चित्रों में कोई भी एक चित्र को चुनिए, इन चित्रों के आधार पर एक कहानी लिखिए, और उसके बाद आती है इन चित्रों के आधार पर एक कविता लिखिए। और अभी आपने क्या सीखा? पत्र लेखन। तो अपनी पढ़ाई के बारे में बताते हुए पिताजी के नाम एक पत्र लिखिए। क्या लिखना है? पत्र। किसे लिखना है? पिताजी को। एक कौन सा पत्र है? पारिवारिक पत्र। और आगे है कोई कारण बताते हुए, कोई कारण बताते हुए प्रधान अध्यापक जी के नाम छोटी पत्र लिखिए। हाँ, मैंने बहुत सारे कारण दिया था ना, कौन कौन सा है बताओ? अस्वस्थता के कारण, अस्वस्थता का मतलब है बीमारी के कारण, गांव जाने का, शादी में भाग लेने का, ये सभी कारण है। कोई भी कारण दे दो और एक पत्र लिख दो, ये हुआ। अच्छा, तो अभी वक्त है क्या करने के लिए? साफल्य परीक्षा लिखने के लिए। कक्षों में आपको देते हैं ना साफल्य परीक्षा, यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न मैंने दिया है आपको, 15 प्रश्न दिया है, उसमें वो भी मल्टीपल चॉइस है, एमसी क्वेश्चन से उसका उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। तो बच्चों एक एक करके लिखते जाइए, साफल्य परीक्षा में लिखते जाइए, और अपने अध्यापक या अध्यापिका जो है कक्षा के अंदर उनको दिखाना है साफल्य परीक्षा है आपके लिए। कृपा करके सभी प्रश्नों को लिखिए। पहले प्रश्न कौन सी है बताइए? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, वर्ण है, पद है, अक्षर है या वाक्य है? बताइए कौन सा है? हाँ,
उत्तर मिला आपको, लिखिए। और दूसरा कौन सी प्रश्न है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को कहते हैं, क्या कहते हैं? अच्छा, मेरा नाम क्या है? अंबुजा। अंबुजा क्या है व्याकरण की दृष्टि से? अंबुजा का नाम क्या है बताइए, आपको समझ में आई ना? हाँ, मिली उत्तर, है ना? हाँ, तीसरा प्रश्न कौन सी है, क्या है? मुझे वो पुस्तक कक्षा में मिला। मुझे वो पुस्तक कक्षा में मिला, रेखांकित शब्द है, वहां पे रेखांकित है मुझे वो। ये क्या है व्याकरण की दृष्टि से? विशेषण है क्या, सर्वनाम है, क्रिया है या संज्ञा है? आपको लिखना है इस प्रश्न का उत्तर। और चौथा प्रश्न क्या है, पुस्तकालय में लगभग 10,000 पुस्तकें हैं। वाक्य को और एक बार सुनिए, पुस्तकालय में लगभग 10,000 पुस्तकें हैं। इसमें कौन से है? संख्यावाचक है क्या, सार्वनामिक है क्या, गुणवाचक या परिमाणवाचक? इसका उत्तर क्या है? हाँ, याद आइए ना, जल्दी से लिख लो। और पांचवा प्रश्न कौन सी है, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? आपको पता है वर्णमाला में स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, और उसमें बहुत सारे अंश भी है। स्वर में भी 2 प्रकार है और हाँ, व्यंजन में बहुत सारे प्रकार है। लिखो, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है कितनी? 10, 11, 5, 8। हाँ, उत्तर लिख लिया आप लोगों ने? अच्छा, आगे जाएंगे। क्ष, त्र, ज्ञ। क्ष, त्र, ज्ञ को क्या कहते हैं? ये हिंदी वर्णमाला में है ना, क्या कहते हैं? इसका चयन कीजिए। संयुक्त व्यंजन, द्वित्व, अक्षर, स्वर, क्या कहते हैं इसे? क्ष, त्र, ज्ञ को। उत्तर मिले? अच्छा, हम आगे जाएंगे। ये क्या है? दूध सेहत के लिए अच्छा है। दूध सेहत के लिए अच्छा है, दूध सेहत के लिए अच्छा है। रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित शब्द कौन सा है? दूध। तो ये क्या है? जातिवाचक है या भाववाचक है, द्रव्यवाचक है या व्यक्तिवाचक है? इसका चयन करके लिखिए। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ, अच्छा। 8वां प्रश्न की ओर हम जाएंगे। लड़की शब्द का अन्य वचन। वचन हमने देखा ना, एक वचन और बहुवचन के बारे में हम लोगों ने जाना है ना। अच्छा, मेरे हाथ में एक क्या है? कलम है, एक है, तो एक वचन। तो मेरे सामने देखिए क्या है? फूल है। कितने हैं? 2 है, तो यह हुआ बहुवचन। एक वचन बहुवचन के बारे में हम लोगों ने जान लिया है ना। अच्छा, ठीक बात है। तो इसमें कौन सा है? लड़की शब्द का अन्य वचन रूप क्या है? लड़की शब्द का अन्य वचन रूप क्या हो सकती है? आप ही सोचकर बताएं। लिख लिया आपने? ठीक बात है। 9वीं कौन सी है? गंगा नदी हिमालय से निकलती है। कौन निकलती है? गंगा नदी हिमालय से निकलती है। अच्छा, इसमें कौन सी कारक है आपको समझाना है या लिखना है? क्या है? अपादान कारक है क्या, कर्ता कारक है क्या, कर्म कारक है क्या या अधिकरण? इसमें कौन सी कारक का उपयोग हम लोगों ने किया है आपको लिखना है। लिख लिया आप लोगों ने? अच्छा, चलो। अच्छा बच्चों, ये प्रश्न क्या है? देखिए, ये मेरी कलम है, यह मेरी कलम है। यह वाक्य इसका उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पुरुषवाचक का या प्रश्नवाचक का, निश्चयवाचक का या अनिश्चयवाचक का? सोच लिया आप लोगों ने? जल्दी से लिखिए। अच्छा, अगला प्रश्न क्या है? लाल गुलाब, सफेद दूध, नीला गगन, इन शब्दों में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, कारक। क्या कहते हैं? अभी मेरे सामने एक फूल है, ये किस रंग की है? केसरिया। तो ये क्या है? विशेषता है, फूल की विशेषता है। तो आपकी समझ में आ गई, मैंने ही बता दिया ना। हाँ, विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है या कारक है। लिखिए। और उसके बाद आती है किसी कार्य के होने या करने का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं। क्या कहते हैं हम? सोचो। कारक कहते हैं, काल कहते हैं क्या?
क्रिया, सर्वनाम। हाँ, सोचो, समझ में आ गई ना? लिखो जल्दी से, क्योंकि इसे मैंने ही पढ़ाया था। किसी कार्य के होने या करने का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न कौन सी है? क्रिया। क्रिया के कितने भेद है? मैंने बताया था ना आपको, कितनी है? 2 है क्या? 4 5 3। 2 4 5 3। कितने प्रकार है क्रिया के? मिली ना? लिखो जल्दी से। अगला प्रश्न कौन सा है? राम आम खाता है। क्या खाता है राम? आम खाता है। रेखांकित शब्द क्या है? कारक, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम। क्या है? कारक, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम। उत्तर मिले आपको? हाँ, ठीक बात है। तो आगे जाएंगे हम। अंतिम प्रश्न है, इनमें प्रथम प्रेरणार्थक शब्द है। शब्दों को देखो, पढ़वाना, लिखना, खर, चलना। चलना या चलाना? चलाना। हाँ, ठीक बात है। पढ़वाना, लिखाना, खर, चलाना। इनमें प्रथम प्रेरणार्थक शब्द कौन सा है? लिखना है। अच्छे बच्चों, 15 प्रश्नों और उसका उत्तर भी आपने लिख लिया ना? आज का क्लास कैसा लगा आपको? मैं समझती हूँ आपको कहानी लिखने की तरीका और कविता शिक्षण के बारे में और इसके बाद पत्र लेखन के बारे में आपको समझ में आई है। अच्छे बच्चों, मैं समझती हूँ कि आज की जो कक्षा जो था, कहानी और कविता और उसके बाद पत्र लेखन, उसके बाद हुआ साफल्य परीक्षा, ये सब आपकी समझ में आई है, ऐसे मैं समझती हूँ। कृपया करके आप जो भी लिखे हैं अपने अध्यापक या अध्यापिका को दिखाइए। अच्छा, धन्यवाद बच्चों।